ओके, तो हेडिंग है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बताइए ऑडियो वीडियो ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए, तो आइंस्टाइन ने प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है उसको यूज लेकर, क्वांटम थ्योरी को यूज लेकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और क्लियर किया और बिल्कुल एक्यूरेट अपनी इक्वेशन में बाउंड किया। इसलिए एनर्जी पर फोकस किया आइंस्टाइन ने, एनर्जी पर फोकस किया। फोटोन क्या कैरी करते हैं? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से आउट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। निकले हुए इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं तो उनके साथ क्या एसोसिएटेड होती है? एनर्जी। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू। वो ये दो काम करती है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है पहला, और जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनके साथ जो भी है ना काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो भी किसमें से होती है? एक्चुअल में फोटोन की एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला वर्क फंक्शन कंज्यूम हो जाती है, पहला वर्क फंक्शन। दूसरा जो भी रिमेनिंग बची है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल फोटोन की एनर्जी है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, फोटोन की एनर्जी है 5 जूल। लेट किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 3 जूल, तो 5 जूल जो फोटोन की एनर्जी उसमें से 3 जूल तो यूज आ गई मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एज अ वर्क फंक्शन। 3 जूल कंज्यूम हो चुकी है, बचा कितना है? 2 जूल। तो इसका मतलब बची हुई जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कहते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ बात बताई थी आइंस्टाइन ने, किसको फोकस रखते हुए? एनर्जी को, एनर्जी को। और आइंस्टाइन ने क्या यूज लिया था? क्वांटम थ्योरी, वेव थ्योरी नहीं। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लाइट वेव इंसिडेंट कर रही है किसी मेटल सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के बाद निकलने चाहिए, इंस्टेंटनियस प्रोसेस नहीं होना चाहिए। बट क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट के अंदर एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एक पैकेट होता है फोटोन, और ये फोटोन एज अ पार्टिकल ट्रीट करता है, जैसे इंसिडेंट करता है इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देता है मेटल सरफेस से। तो हेडिंग तो लिख लिया, स्टार्ट करते हैं। लिखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन the energy of photon of, according to Einstein, the energy of photon of, according to Einstein, the energy of photon of incident light radiation, incident light radiation on a metal surface. According to Einstein, the energy of photon of incident light radiation on a metal surface is sum of work function of the metal surface is sum of work function of the metal surface, work function of the metal surface and maximum kinetic energy and maximum kinetic energy of emitted, maximum kinetic energy of emitted photoelectron, emitted photoelectron
तो किसी सिंगल फोटोन की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी के एक पैकेट की हम बात कर रहे हैं। तो जब कोई फोटोन मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करता है तो फोटोन की एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, सम ऑफ वर्क फंक्शन एंड maximum kinetic energy, sum of work function of metal surface and maximum kinetic energy of emitted photoelectron। तो ये आइंस्टाइन ने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तक पहुंचा देंगे। यहाँ x वेरिएबल होता है, y वेरिएबल होता है, m कांस्टेंट होता है, स्लोप c भी एक कांस्टेंट होता है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स की। ओके, लिखिए, दैट इज E इक्वल टू फाई, कुछ लोग फाई को भी फाई नॉट लिखते हैं, वर्क फंक्शन मेटल का फाई या फाई नॉट से लिख सकते हैं, के मैक्स। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग फोटोन की एनर्जी होती है 5 प्लस के मैक्स। अब E को आप ऐसा लिख सकते हैं, एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। फाई को एच न्यू नॉट लिखा जाता है, वेयर न्यू नॉट, बताइए न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड फोटोन की एनर्जी फाई के इक्वल होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड फोटोन की एनर्जी फाई के इक्वल होती है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से जस्ट बाहर लाकर रोक देता है, मोशन नहीं करता है वो इलेक्ट्रॉन। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो वर्क फंक्शन ध्यान रखना, बिकॉज फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये दिमाग में फिट कर लेना। डिफरेंट डिफरेंट मेटल सरफेसेस के लिए फाई डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जिस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कम है उस मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ कम होगी, वाइस वर्सा। ज्यादा हुआ फाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली ज्यादा लेनी पड़ेगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, स्मॉल वी। चलिए, यहाँ तक कुछ हो गया काम, बताएं। यस सर। यस सर। अब इसको हम थोड़ा चेंज भी करेंगे। एक बात आपको बता दूं, यहाँ तक तो ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या बताया था बस वो ध्यान रखना है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है वो दो पार्ट में यूज आती है, एज अ वर्क फंक्शन, एज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कैसे भी करें, बॉटम लाइन यही है। अब बात को कुछ अलग एंगल से बताते हैं। आप इस फॉर्मूले को थोड़ा देखें और बताएं कहाँ से क्या है, ये कहाँ पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ होता है क्या इलेक्ट्रोस्टेट्स में? यस सर। इलेक्ट्रोस्टेट्स में सेकंड चैप्टर में ऐसा कुछ होता है, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, याद आया कुछ? W Yes. इक्वल टू क्यू इंटू वी। यहाँ V एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, W इन जूल, Q इन कूलॉम, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान रखें तो हमें पता है W का यूनिट क्या होता है, जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट, सब ये क्या है, एनर्जी है इन जूल। ऐसा ही सिस्टम में जूल ही होती है एनर्जी और वर्क की यूनिट। ओके, अगर Q के प्लेस पर मैं E लिख दूं और V के प्लेस पर मैं V नॉट लिख दूं, बताइए W के प्लेस पर क्या लिखना चाहिए? देखते हैं किसका दिमाग दौड़ता है। Q के प्लेस पर E, V के प्लेस पर V नॉट। V नॉट क्या होता है? V नॉट होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कल डेफिनेशन भी लिखी थी आपने, तो देखते हैं कौन बता पाता है।
Q के प्लेस पर E, V के प्लेस पर V नॉट। तो E इंटू V नॉट आपके अकॉर्डिंग इनमें से क्या होना चाहिए, कुछ सोचिए। फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी। एनर्जी कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, K मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक लगाना। डायग्राम है ना आपके पास, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इधर होती है ए प्लेट, इधर होती है सी प्लेट। तो ए प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, किसको जीरो करने के लिए, करंट को जीरो करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ए प्लेट पर विद देयर काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनको ब्रेक लगाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिसकी कॉरस्पॉन्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, उसको आप कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। रीजन, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पर भी ब्रेक लगा देता है, नेगेटिव वर्क कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उस पर नेगेटिव वर्क कर दिया जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना, कि ऐसा क्या होता है, तो नेगेटिव वर्क कर देता है कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और नेगेटिव वर्क काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो ओवरऑल जीरो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअल में किसका मेजरमेंट करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। आप सोच सकते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, हमें E की वैल्यू हमेशा पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको किसी मेटल सरफेस से निकल रहे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है, तो आप V नॉट पता लगा लो और E को V नॉट से प्रोडक्ट कर दो, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, आइदर इन जूल और इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें भी आप पता करना चाहें। तो एक्चुअल में एक स्टेटमेंट और हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कॉपी के टॉप पर ये स्टेटमेंट लिखो स्टार लगाकर, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ, the stopping potential is the measure of, the stopping potential is the measure of maximum kinetic energy, is the measure of maximum kinetic energy of emitted photo electrons, emitted photo electrons। तो एक और बात इंपॉर्टेंट आ गई, कभी कभी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे दे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, ये रहा फॉर्म, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, बस एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के बाद फॉर्मूला है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज को पोटेंशियल से प्रोडक्ट करते हैं तो आपको W मिलता है, या हम कहें एनर्जी मिलती है जूल में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए उतना ही जूल नेगेटिव वर्क कर देता है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है उसके 2-3 फॉर्म है। एक फॉर्म तो आपके सामने है, h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, इसको इधर उधर है ना ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कुछ लोग हाफ mv स्क्वायर के प्लेस पर है ना E V नॉट भी आपको दिखाएंगे, क्या है देखिए, लिखिए, इफ V नॉट be the if V naught be the stopping potential, if V naught be the stopping potential, then h nu equal to h nu naught plus, हाँ भाई क्या समझे, प्लस in terms of stopping potential V naught। V naught, रीजन जरूर लिख दें, because half m v max square equal to E V naught, ये हाफ m v max स्क्वायर k max ही है।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काम करता है काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने का, इसलिए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, कम काइनेटिक एनर्जी वाले के लिए कम। तो हमने स्टेटमेंट इसीलिए सोच समझ के लिखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअल में किसका मेजरमेंट होता है, किसका मेजर होता है, किसका पैरामीटर होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। चलिए अब हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c जैसा बना सकते हैं। ये जो इक्वेशन अब दिख रहा है ना, मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस, कुछ चेंज किया है, नेगेटिव हम वी नॉट को इधर लाना चाहते हैं तो ये उधर जाकर नेगेटिव होगा ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर, ई वी नॉट इक्वल टू माइनस एच न्यू प्लस एच न्यू नॉट। भाई पहले देख लो सही किया है क्या मैंने, कुछ गड़बड़ है, अब बताइए, पहले देख लो, है ना? यस सर। अभी ठीक है? यस। इस वाली टर्म को इधर लाए हैं, नेगेटिव हो गई, उसको उधर ले जाकर पूरी को पहले देख लो, इज इट करेक्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी एंगल से आप देख लो। यस यस बोल रहे हैं, कुछ और बोल दे तो हम आगे बढ़ जाएं। जितने ज्यादा लोग यस बोलेंगे तो हमारा कोई ट्रस्ट हो जाएगा। हाँ भाई, बाकी लोग गलत समझ रहे हैं इसको? बताएं बताएं बताएं, इक्वेशन ठीक है? प्लस माइनस का कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे हम गलत इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे। तो आप कह रहे हैं ठीक है, तो हमने इधर उधर एक्सचेंज किया, कुल मिलाकर आरएचएस में ले गया मैं इस टर्म को, ई वी नॉट को, बाकी सब एलएचएस, ये एलएचएस में है, बाकी सब आरएचएस में। यस गाइस, न्यू इक्वल टू क्या होता है, जरूरत पड़ने पर आप यूज ले सकते हैं, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। चलिए इसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन सी। टर्न हो गया? तो दोनों में से कुछ भी लिखें, दोनों ही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टाइन का। These are the Einstein's एच नॉट अपॉन सी क्यों है? H अपॉन नॉट अपॉन सी, ये C क्या कर रहा है ना गाइस, देख लें, है ना? डिवाइड किससे किया है? E से, ठीक है? तो बिल्कुल C को E कर दिया है, अभी ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं, क्या कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है? व्हाट अबाउट H एंड E? वी ऑल नो H एंड E कांस्टेंट टर्म्स हैं। H की वैल्यू भी आप कुछ जानते हैं, E की वैल्यू भी जानते हैं, ठीक है? H प्लैंक कांस्टेंट है, E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द कांस्टेंट। ओके, न्यू कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? तो मेटल सरफेस पर जो लाइट फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो भी इंसिडेंट कर रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो सकती है। तो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है? माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, क्या सोचते हैं, इज इट वेरिएबल और कांस्टेंट?
तो किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए ये कंप्लीट एक कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए फाई की वैल्यू फिक्स होती है, न्यू नॉट की वैल्यू फिक्स हो जाती है। एच कांस्टेंट है ही, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कांस्टेंट है। तो इस पूरी इक्वेशन में देखें तो दो ही वेरिएबल हैं, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाई फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल हाई होता है, लो फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड लो होता है, ठीक है। एच न्यू नॉट को मैंने फाई से भी लिखा है, सही बात है ना, एच न्यू नॉट को आप फाई लिख सकते हैं, सही बात है, एच न्यू नॉट को हम फाई लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, और इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप y = mx + c से कंपेयर कर सकते हैं। तो m क्या है, h/e, क्या स्लोप चेंज होगा क्या, तो आंसर है नहीं, नहीं। आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो स्लोप है h/e वो स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट है, h/e है। 1 मार्क का क्वेश्चन। आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो स्लोप है वो स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, h/e। इंटरसेप्ट की बात करें तो डिफरेंट मेटल सरफेस के लिए इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है, φ/e। अगर मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन फाई है तो φ/e क्या है, φ/e है इंटरसेप्ट, जिसको आप c से रिप्रेजेंट करते हो। ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसका मतलब किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव y डायरेक्शन में, ऐसा कुछ बताइए भाई मैथमेटिक्स वालों। y = mx + c में c इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट कहां पर होता है, y एक्सिस पर ही होता है ना, ये जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर। इंटरसेप्ट y एक्सिस पर होता है और वहां पर नेगेटिव φ/e दिख रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन। चलिए आपको दो मेटल सरफेसेस के लिए इक्वेशन ग्राफ दिखाते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान दें, फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दो वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में ये दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो किसी गिवन मेटल के लिए आप कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो देखिए कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो लिखिए ग्राफ बिटवीन, ये इक्वेशन हो गए, अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लिखिए ग्राफ बिटवीन stopping potential and graph between stopping potential and frequency, graph between stopping potential and frequency for a given metal, for a given metal, for a given metal। तो ये एक और ग्राफ, ओके। आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हमने की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हमने की थी, वहां हमने 3 ग्राफ्स प्लॉट किए थे। टेक्स्ट बुक में 4th ग्राफ भी वहीं फिट किया हुआ है, ठीक है। बट आइंस्टाइन का ये जो इक्वेशन पढ़ लेते हैं इसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है 4th ग्राफ। ये किस फॉर्म का हो गया है, y = mx + c जैसा हो गया। m स्लोप होता है कांस्टेंट, वो है h/e। x वेरिएबल होता है विच इज न्यू, y वेरिएबल होता है विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, c इंटरसेप्ट होता है जिसकी वैल्यू है नेगेटिव φ/e, ठीक है। हाँ, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये कुछ ऐसा आता है, स्टैंडर्ड है। लाइक कोई मेटल ए है, फॉर मेटल ए दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अगर इस लाइन को थोड़ा सा बैक इंक्रीज कर दें, थोड़ा सा बैक इंक्रीज कर दें, डॉटेड मतलब डॉटेड ही करना है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा बताइए कोई, ओरिजिन से यहां तक का क्या होगा डिस्टेंस, c होगा, c होगा। और ये जो बॉक्स में इक्वेशन दिख रही है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, -φ/e। ये लिखना है आपको इंटरसेप्ट, c = क्या है, -φ/e। और ये जो स्लोप होता है ना, ये स्लोप स्टैंडर्ड है। स्लोप को आप tan थीटा से लिखते हैं बचपन से, m = tan थीटा, और वो क्या होता है, वो होता है h/e, एक
फिक्स्ड वैल्यू होती है। अगर आप इसी ग्राफ में एक और मेटल सरफेस के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लीजिए मैं एक और ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ फॉर अ डिफरेंट मेटल बी, करना ही है आपको भी, फॉर अ डिफरेंट मेटल बी। ये है किसी बी मेटल के लिए, और जब इसको पॉजिटिव तो बना दिया, अब नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर पहुंचा है, टू गेट इंटरसेप्ट, बैक इंक्रीज कर रहा हूँ, गेट इंटरसेप्ट, तो ये कुछ यहाँ मिल रहा है लेट, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट कर्व नहीं करना है इसको, लेट यहाँ कुछ मिल रहा है। तो ये तो हमने कह दिया मेटल ए के लिए, फॉर मेटल ए फाई बाय ई, फाई ए लिख देता हूँ बाय ई, फॉर मेटल ए। फॉर मेटल बी अब क्या हो जाएगा, फाई बी अपॉन ई, नेगेटिव साइन तो अप्लाई करना ही है इस तरह से। तो ध्यान दें, फाई ए क्या समझ रहे हैं आप, ए मेटल के लिए वर्क फंक्शन, फाई बी क्या समझ रहे हैं, बी मेटल के लिए वर्क फंक्शन। बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लेना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लेना चाहिए, एक काम करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी, वर्टिकल डायरेक्शन में मैं ले रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको समझ भी लें, एक मिनट, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो रुक जाएं, इसको समझ लें। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, और एक्चुअल में वो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट ए। न्यू नॉट ए का मतलब ए मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ए मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है गाइस, जल्दी बताइए, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड फोटो इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, बस वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, क्या नहीं लगाना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ब्रेक लगाने के लिए लगाते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है तो ब्रेक लगाना ही नहीं है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कॉरस्पॉन्ड देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। सिमिलरली कोई दूसरा मेटल सरफेस है बी, बी के कॉरस्पॉन्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट बी, न्यू नॉट बी, ठीक है। तो न्यू नॉट बी थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब डी मेटल के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। मैंने तो आंसर बता दिया, ये क्वेश्चन आता है, आपको ग्राफ मिल जाएगा, आपसे पूछेंगे विच मेटल हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन, तो किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, एक बार बोले, विच मेटल हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन, ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं आप, बी मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, बी मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है। इंटरसेप्ट से भी पता लगता है, फाई बी अपॉन ई, तो कांस्टेंट है, और यहाँ फाई ए अपॉन ई। तो किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, जिस मेटल के लिए इंटरसेप्ट ज्यादा है उसका, या फिर जिस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका। दो तरीके से पता लग जाता है। ओके, तो ये ग्राफ आपको बताना है फॉर मेटल ए एंड फॉर मेटल बी। बिल्कुल पैरेलल होती है लाइन, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पैरेलल होने का रीजन क्या है, एम स्लोप, पैरेलल होने का रीजन क्या है, एम स्लोप। तो इन इक्वेशन का स्लोप बिल्कुल एक जैसा है, स्लोप चेंज नहीं होता है, हम सब जानते हैं स्लोप क्या होता है, tan थीटा। हो जाए तो बता देना, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस अरेंज करते हैं। Yes, sir. यस सर, हो गया।
आ रही है गाइस ऑडियो? हेलो, ऑडियो आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऑडियो आ रहा है। तो आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं, एक दो तो हम देखते हैं। ओके, आइंस्टाइन का इक्वेशन किया है तो अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे आप। एक इन्होंने बात लिखी हुई, स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक नाम और ध्यान दे लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, है ना, कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्ड करंट जीरो हो जाता है ना, एक और नाम देख लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कट ऑफ पोटेंशियल। तो किसी क्वेश्चन में कट ऑफ पोटेंशियल लिखा हुआ है, इसलिए देखिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। In an experiment of photoelectric effect, the slope of cutoff voltage versus frequency. The slope of cutoff voltage versus frequency कितना है? Frequency of incident light is found to be, guys, slope लिख लें, h upon e की वैल्यू बताई है इन्होंने 4.12 into 10 to the power minus 15. 4.12 into 10 to the power minus 15 volt per second। ठीक है, ये क्या है? h अपॉन e होता है स्लोप। आपको सोचना है h अपॉन e होता है या नहीं होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो आज के इस टॉपिक से आपको पता लगा स्लोप h अपॉन e होता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना, फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ पोटेंशियल के बीच में जो कर्व प्लॉट करते हैं, जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसका स्लोप h अपॉन e होता है। यस गाइस, क्वेश्चन खत्म हो जाता है जब ये इंफॉर्मेशन आपको है तो। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता लगा सकते हैं आप। अब आप कहेंगे हमको तो पहले से पता है। नहीं, जो डेटा आपको गिवन है उसको यूज लेके पता लगा रहा है। 4.10 to the power minus 15, 1.6 10 to the power minus 19। तो किसी ने प्रोडक्ट किया 0.592। हाँ, 6 पॉइंट कुछ आता है ना भाई। हम्म 6.5। 6.5 बता रहे हैं, और बताइए 6.5 बता रहे हैं एक तो, और 10 to the power minus 34, ये तो क्लियर दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. ये कुछ आ रही है, और आप जो h की वैल्यू जानते हैं वो कुछ और होगी, वो कुछ और होगी। चलिए, एक तो ये क्वेश्चन आप इससे समझ सकते हैं, और बताते हैं। सर ये क्वेश्चन नंबर क्या था? ये था क्वेश्चन नंबर 11.6। 11.6 एक आता है क्वेश्चन नंबर 11.89, दोनों ही कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पहले देख लेते हैं। The threshold frequency of certain metal is, threshold frequency लिख लीजिए, given 11.8 में given न्यू नॉट है 3.3 10 to the power 14। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होती है। क्वेश्चन नंबर 11.8 given 11.8 given न्यू नॉट इक्वल टू 3.3 into 10 to the power 14 hertz। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है आगे। If the light of frequency 8.2, if the light of frequency 8.2 into 10 to the power, इस क्वेश्चन को IMP लगाएं, मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में डायरेक्ट आएगा।
स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा क्वेश्चन। 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। अगर किसी मेटल सरफेस पर 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई जाए तो आपको बताना है कट ऑफ पोटेंशियल कितना होगा। प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। आपको V नॉट की वैल्यू पता लगा है ना। तो आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर देता है ये क्वेश्चन। V नॉट पता लगाना है गाइस, ये इक्वेशन काम आ जाएंगे ना। और मेरे को लग रहा है ये वाला फर्स्ट वाला, E की वैल्यू आप जानते हैं, H की वैल्यू आप जानते हैं, है ना। और न्यू 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 गिवन है, न्यू नॉट गिवन है, तो V नॉट पता लगाइए। H की वैल्यू क्या यूज लेंगे, थोड़ा सा डेसिमल में देख लें। H की वैल्यू आप क्या यूज लेंगे? तो H की वैल्यू डेसिमल के बाद थोड़ा वेरिएशन होता है इसलिए 6.63 है ना। तो आपने यहाँ जो फाइंड किया था ना, ये नहीं, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। H की वैल्यू भी समझ लो आपको गिवन है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। H की वैल्यू यही यूज देंगे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू ये होगी। हाँ भाई, V नॉट इक्वल टू H 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। देखते हैं किसका पहले आता है आंसर, 10 टू द पावर माइनस 19। न्यू की वैल्यू 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। सर 32.487 into 10 raised to power 20। ओके, और इसको जो आंसर आ रहा है चेक भी कर लें, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, चेक भी कर लें वापस। 6 पॉइंट, ये H अपॉन E कॉमन ही ले लें क्या गाइस, ज्यादा बेटर रहेगा ना। Yes, ये sir. कितनी अच्छी बात है। H अपॉन E कॉमन, H अपॉन E देख लो, ये H अपॉन E कॉमन, तो अंदर होगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14। न्यू माइनस न्यू नॉट देख लो, H अपॉन E मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा न्यू माइनस वी नॉट। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वी नॉट सब्ट्रैक्शन कितना होगा, तो 4.9 हो रहा है क्या? Yes, sir. 4.9 है ना, ये Yes, तो sir. हुआ इस ब्रैकेट का सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर 6.63 में 1.6 से डिवाइड देना होगा। 10 टू दी पावर को आप देखें तो कितनी हो जाएगी, Minus 15 15. है ना, माइनस 15 हो रही है, ठीक है ना। अब ये 10 टू दी पावर हो गया -1। सॉल्व करना है आपको, बताइए किसी ने किया हो तो। 6.63 इंटू 49 4.9 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो काफी हद तक 2.0818। चलिए मैं भी बताता हूँ टेक्स्ट बुक Sir क्या कह रही है। 3.2। 11.8 का आंसर सुनिए। 2.018। गया था कुछ मोमेंट के लिए, बताइए बुक तो कह रहा है 2 वोल्ट और आप क्या कह रहे हैं 2.003, ठीक है वोल्ट, तो यही लिखें। राउंडिंग ऑफ करके इसको अगर 2 वोल्ट लिख देते हैं तो भी गलत बात नहीं है। नियरली इक्वल टू 2 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हो जाएगा, 5 मिनट्स हैं हमारे पास। तो सुनिए गाइस, कॉल आए तो कट कर देना। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। चलिए 11.9, 8 के बाद 11.9 की बात कर लेते हैं। तो क्या गिवन है आपको, वर्क फंक्शन गिवन है किसी मेटल का। देखिए फाई इक्वल टू 4.2 किसी मेटल सरफेस के लिए वर्क फंक्शन गिवन है इनका।
फाइव इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे कुछ कह रहे हैं, विल दिस मेटल गिव्स फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, किसी इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर वेवलेंथ बताइए इस बार, 330 नैनोमीटर आपको बताना है। विल दिस मेटल गिव्स फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, तो क्या मेटल से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, हाँ या ना, दैट्स इट गाइस। क्या करोगे कोई ये बताओ, कैलकुलेशन तो सेकेंडरी है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, करोगे क्या, अप्रोच क्या होगी थ्रेशोल्ड हमारी, फ्रीक्वेंसी निकालनी। अप्रोच क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जो लैम्डा है ना, लैम्डा को यूज लेकर आप फोटोन की एनर्जी पता लगाओगे। E इक्वल टू एच न्यू होती है, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो आप लैम्डा को यूज लेकर क्या पता लगाओगे, फोटोन की एनर्जी। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है या इक्वल है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, बस कॉन्सेप्ट यही है। तो लैम्डा की हेल्प से फोटोन की एनर्जी निकालेंगे। इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की वेवलेंथ गिवन है, तो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी आप पता लगाओ। अगर वो 5 से ज्यादा है तो आंसर है यस, और नहीं है, कम है तो आंसर है नो। इक्वल टू तो आएगा ही नहीं, ज्यादा या कम में से एक आएगा। हाँ, अब चक्कर क्या है, चक्कर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जब आप H की, C की, लैम्डा की स्टैंडर्ड वैल्यूज रखेंगे, है ना, तो आपको E मिलेगा इन जूल, और जूल में जो एनर्जी मिलेगी उसको आप जब E से डिवाइड करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करोगे, तब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। या फिर 4.2 को 1.6 इंटू 10⁻⁹ से प्रोडक्ट कर दो तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। दोनों को सेम में करना पड़ेगा। दोनों कौन, फोटोन की एनर्जी 5, दोनों एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होने चाहिए, आइदर इन जूल और इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने काफी कुछ बता दिया, बताइए यस और नो, इज देयर फोटोइलेक्ट्रिक नो सर। इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस और नॉट, नो बोल रहे हैं। तो E की वैल्यू पता लगाते हैं, H 6.63 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक कांस्टेंट है। C, भाई ये C क्या होता है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ही होगा। लैम्डा 330 नैनो मतलब 10⁻⁹, तो ये सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है। फोटोन की एनर्जी मैंने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले, एंड आप अपने अकॉर्डिंग करें, 3 से कट करें 110, और क्या कर सकते हैं। अगर इसको मैं 6 ही मान लूँ, ये लीजिए मैंने हटा दिया, राउंडिंग ऑफ कर दिया 6, तो ये कैंसिल होगा 11 से, है ना। हाउ मेनी टाइम्स, ये 10 टाइम, हाउ मेनी टाइम, 0.6 टाइम, 11 से कैंसिल किया। 10⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻10, -44 + 8, -44 + 8 -36, ठीक है। तो 0.6 इंटू 10⁻⁻36 क्या है, जूल है ये। बताइए आपकी क्या आ रही है, एक बार जूल में तो बता दो। यस सर, यही नैनोमीटर है ना, -9 आएगा ना, हाँ, 10⁻⁹ बड़ी भारी गड़बड़ हो -9। जाती है अभी, है ना। बिल्कुल, ऊपर जाएगा तो ये प्लस होगा, 8 9 17, तो ये -17 करूं क्या, अभी बताइए। नैनो है ना, नैनो 10⁻⁻9 आना। हाँ भाई, इज दिस ओके, उसको ऐसे कर देते हैं 6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। बताएं, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 6 डिवाइडेड बाय -19 आएगी 10⁻⁻। माइनस, हाँ, अब ये तो है जूल में,
अब ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप देख लो 6 डिवाइडेड बाय 1.6 क्या 4.2 से ज्यादा है या 4.2 से कम है? 10 टू द पावर -19 आएगा, -19 18 की आएगा। जगह। भाई बाकी लोग चेक कर लो, हो सकता है सही बात हो सकता है सही बात हो। 17 -17 तो नीचे 10 एक और है ना। अच्छा, इस बेचारे को भूल गए। चलिए 19 और ये 19 अभी बिल्कुल ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 1.6 कोई बताइए 4.2 से कम है या 4.2 से ज्यादा है? कितना कम है? कम है। यस गाइस 3.7 ही आ रहा है क्या? Yes, sir, 3.75. तो आपका आंसर हो गया नो, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक प्लेस। नहीं होगा क्योंकि आने वाले फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ही कम है। 4.2 है मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन, तो नो आंसर होगा नो। अगर हमने यहाँ पर वो जो 3 हटा दिया था उसको भी ले लोगे ना तो भी ये 4 को एक्सीड नहीं करेगी गाइस। 3.7 4 तक भी नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना गाइस? तो आंसर है नो, 11.9 का आंसर है नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इस वेवलेंथ के साथ तो नहीं होगा। वेवलेंथ को कम होना होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, तब हो सकता है। ओके गाइस, तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। ओके।